नादरीन, आज का एपिसोड बहुत इम्पोर्टेंट है बांग्लादेश की सिक्योरिटी के हवाले से। लिहाजा मेरी आपको गुजारिश होगी इस प्रोग्राम के शुरू में कि आप इसको लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा ताकि इसकी रीच बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये प्रोग्राम पहुँचे। आपके इल्म में है बांग्लादेश और इंडिया के ताल्लुकात इंतहाई ख़राब हैं आजकल। हर लेवल पर ख़राब हैं, डिप्लोमेटिक लेवल पर, पॉलिटिकल लेवल पर। एक अच्छी बात यह है कि मिलिट्री लेवल पर अभी हमें स्टेबिलिटी नज़र आ रही है, डिस्पाइट द फैक्ट के पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक हवालों से दोनों मुल्कों के ताल्लुकात तबरदूस हो चुके हैं, लेकिन मिलिट्री लेवल पर एक स्टेबिलिटी है। अलबत्ता ये स्टेबिलिटी कब तक रहेगी इसके हवाले से कुछ कहा नहीं जा सकता। इसकी एक बुनियादी वजह है, और वो बुनियादी वजह यह है कि इंडिया की जो मिलिट्री है वो पॉलिटिकल मिलिट्री है। पॉलिटिकल मिलिट्री इन अ सेंस के इसके ऊपर नरेंद्र मोदी का कंट्रोल है, नरेंद्र मोदी का बेतहाशा असर है। पास्ट में वो कई मरतबा इस मिलिट्री को इस्तेमाल करता रहा है अपने पॉलिटिकल गेन्स के लिए। मैं आपको कई मिसालें यहाँ पर गिनवाता रहा हूँ। इंडिया के अंदर उत्तर प्रदेश के इलेक्शन से पहले उड़ी का एक वाकया हुआ था। उस वाकये के बेस पे नरेंद्र मोदी की पार्टी उत्तर प्रदेश में नैरेटिव बिल्डिंग करती है, इलेक्शन जीत गए। उसके बाद आपने देखा जनरल इलेक्शंस हुए थे 2019 में। उससे पहले पहलगाम का वाकया हो गया था। तो नरेंद्र मोदी की पूरी जो कैंपेन थी सर्जिकल स्ट्राइक्स के ऊपर बेस्ड करती थी, जिसमें अभिनंदन पकड़ा गया था 2019 में। तो उस वक्त इंडिया की मिलिट्री इस्तेमाल हुई थी पॉलिटिकली। और फिर अभी पहलगाम में आपने देख लिया कि नरेंद्र मोदी की मिलिट्री एक मरतबा फिर से पॉलिटिकल हवालों से इस्तेमाल हुई। ये पॉलिटिकल एक कैंपेन थी जो कि बुरी तरह से असल में नाकाम हुई एट द एंड ऑफ द डे, क्योंकि वहां से फिर पाकिस्तान की तरफ से जो फेंटा पड़ा है वो तारीखी था। यानी इंडिया की जो कैलकुलेशंस थी गालिबन वो यही थी कि वहां से सामने से भी दो चार जो है वो मिसाइल मारे जाएंगे, इधर से हम भी मारेंगे, दैट्स इट। लेकिन वहां से जो पहले ही रोज फेंटा पड़ गया, बहुत ज्यादा पड़ गया। यानी 6 जहाज पहले रोज गिर गए थे इंडिया के, तो वो कुछ ज्यादा ही हो गया था। लेकिन नेवरदलेस ये सारी की सारी जो कैंपेन थी पॉलिटिकल ही थी, क्योंकि पहलगाम का जो वाकया था इट वाज अ फॉल्स फ्लैग अटैक। इस वाकये के अंदर कई सारे लूप होल्स मौजूद हैं जो कि सारा का सारा जो इशारा कर रहे हैं अंदर की तरफ कर रहे हैं, अंदरूनी जो मसाइल हैं, अंदरूनी जो लूप होल्स हैं उनकी तरफ कर रहे हैं। तो ये जो फौज है इंडिया की सियासी हवालों से इस्तेमाल होती रही है, ये पास्ट में हम देख चुके हैं। तो अगर बांग्लादेश और इंडिया के दरमियान पॉलिटिकल लेवल पर प्रॉब्लम्स हैं, तो ये पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स मिलिट्री क्राइसिस में भी कन्वर्ट हो सकते हैं, क्योंकि मिलिट्री इनके अंडर में आती है, पॉलिटिशियंस के अंडर में। यू कांट से कि ये कब तक नॉर्मल रहेंगे। अभी नॉर्मल है मिलिट्री हवालों से, लेकिन फ्यूचर में नॉर्मल नहीं भी हो सकते। अच्छा, अब इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आते हैं कि आखिर ऐसी क्या चीज है जो कि इंडिया को खटक रही है बांग्लादेश के हवाले से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। ये सारा जो कुछ भी आप देख रहे हैं केयरफुली अगर आप देखेंगे तो ये आपको नेचुरल फड्डा नजर नहीं आएगा। इंडिया की तरफ से जो प्रेशराइज किया जा रहा है बांग्लादेश को, ये नेचुरल प्रेशर नहीं है। कुछ ऐसी बात है जो कि इनको बेचैन कर रही है, बेकरार कर रही है, कि जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। आप देखें ना, मसला यहां से खराब नहीं है, ढाका से। उन्होंने कभी नहीं कहा कि हम आपसे डिस्टेबलाइज ताल्लुकात रखना चाहते हैं, खराब ताल्लुकात रखना चाहते हैं। ऐसा इन्होंने कभी भी नहीं कहा। ना मिलिट्री लेवल पर ऐसी कोई इच्छा है, ना सियासी लेवल पर है। मसला असल में वहां पे है, न्यू दिल्ली में। और इसका सबसे बड़ा जीता जागता प्रूफ शेख हसीना की वहां पर मौजूदगी है। इंडिया उनको रख के बैठा हुआ है। इट क्लियरली मीन्स कि वो बांग्लादेश के अंदरूनी जो मामलात हैं उसमें इंटरफेयर करने के लिए विलिंग है। वो कोशिश भी कर रहे हैं, अभी तक कोशिश कर रहे हैं। तो हासिल क्या करना चाहते हैं, ये सब कुछ करके उनका एजेंडा क्या है और वो क्या चीज है जो कि मिलिट्री क्राइसिस में कन्वर्ट हो सकती है, इस पे जरा गौर करते हैं। देखें, इंडिया का नंबर 1 जो ऑब्जेक्टिव है बांग्लादेश के अंदर वो क्या है। नॉर्थ ईस्ट जो इंडिया का है वो सिक्योर रहे, यही ऑब्जेक्टिव है ना। उनकी सारी की सारी बांग्लादेश पॉलिसी नॉर्थ ईस्ट के हवाले से बनती है। तो नॉर्थ ईस्ट की सिक्योरिटी के लिए उनको खतरा सबसे ज्यादा किस मुल्क से रहा है? 1947 से लेके पाकिस्तान से रहा है। वो समझते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में जो ग्रुप्स हैं, अगर इनको पाकिस्तान का आशीर्वाद मिल जाए तो ये हमारी वाट लगा देंगे, क्योंकि ये इलाके फिर इंडिया के कंट्रोल में नहीं रहेंगे। अगर यहाँ पर खुल के खेलने का इनको मौका मिल जाए पाकिस्तानियों को, तो ये बहुत कुछ कर सकते हैं इन इलाकों में। एज अ रिजल्ट उन्होंने मुजीबुर रहमान साहब के ऊपर भी हाथ रखा था। ये जो 1971 वाला आपने देखा वाकया हुआ था,
आपको क्या लगता है कि मुक्ति वाहिनी ऐसे ही मार्च के अंदर अचानक से तुलू हो गई, डाउनलोड हो गई इंटरनेट से? हजारों लाखों की तादाद में मुक्ति वाहिनी के फाइटर्स थे, वेल ट्रेंड फाइटर्स थे। मिलिट्री से लड़ना, प्रोफेशनल मिलिट्री से लड़ने के लिए गली मोहल्ले के मैकेनिक और प्लम्बर नहीं आते। वेल ट्रेंड आपको फोर्सेस चाहिए होती हैं, और वो मुक्ति वाहिनी में थी। ये एक वेल ट्रेंड गोरिल्ला फोर्स थी जो कि पिछले 5-6 साल से बन रही थी। 1971 में तो ये आकर ऑपरेशनलाइज हो गए ना, इससे पहले ये बन रहे थे। अगरतला साजिश केस में जो मुजीब रहमान पकड़ा गया था, वो भी इसी बेसिस पे पकड़ा गया था कि आपके जो नौजवान है उधर जाकर ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं, अगरतला में और बाकी जगहों पर ग्राउंड बने हुए और ट्रेनिंग कैंप्स बने हुए। तो ये पहले बन रही थी मुक्ति वाहिनी। तो क्यों बना रहे थे? इसीलिए बना रहे थे कि ये थ्रेट हम न्यूट्रलाइज कर दें, पाकिस्तान को खदेड़ के बाहर यहां से फेंक दें, और यहां पर एक ऐसा सिस्टम लेकर आ जाते हैं जो कि हमारा सिस्टम हो। दिस वाज द होल आइडिया बेसिकली, जिसकी वजह से इन्होंने अवामी लीग के ऊपर हाथ रखा था। अच्छा, उसके बाद भी 1971 हो गया ना, उसके बाद भी इनका जो मंजूर नजर रहा है यही पार्टी रही है। क्यों रही है? इसी वजह से कि ये एंटी पाकिस्तान पार्टी है, दोबारा से यहां पर पावर में नहीं आने चाहिए। अब इसके चलते फिर क्या होता है कि इन्होंने पूरे के पूरे फॉरेन रिलेशंस को हाईजेक कर लिया। फिर वो पाकिस्तान से मामला चला गया आगे। फिर ये हर सतह पर एक तरह से डिक्टेट करने लगे, हर तरह से जो है वो कमजोर जानकर तो पुश करने लगे। डिफेंस की पॉलिसीज ये बनाने लगे, फॉरेन पॉलिसी ये बनाने लगे, और इसके नतीजे में फिर आपने देखा कि एक रिवोल्यूशन रिसेंटली आया है। और नौजवान नस्ल जो बांग्लादेश की कहती है कि हमारे मुल्क में एक्सटर्नल इंटरफेरेंस हो रही है इंडिया की, तो इसी हवाले से कहते हैं कि वो कुछ ज्यादा ही डिक्टेट करने लग गए थे हर हवालों से। तो यही चीज इनको आज तक खटक रही है। और हसीना को ये जो अभी तक सर आंखों पे बिठा के रखा हुआ है, इन्होंने इसी वजह से बिठा के रखा हुआ है कि ये अगर पावर में होंगी तो पाकिस्तान बाहर होगा, यहां नहीं होगा। इंडिया का एक बड़ा थिंक टैंक है, बल्कि नंबर 1 थिंक टैंक मैं इसको समझता हूं, क्योंकि ये इंडिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, इनके साथ मिलकर काम करता रहा है। ORF, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, हाल ही में इसके अंदर एक बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल छपा था सोहिनी बोस का। उसमें वो कहती हैं, चेंजिंग इक्वेशंस दी बांग्लादेश पाकिस्तान डिफेंस रीअलाइनमेंट इंडियाज प्रॉब्लम में। इस वजह से नंबर 1 प्रॉब्लम उनका यही है, पाकिस्तान को किसी तरह से यहां से आउट करना है। Dhaka's realignment with Islamabad signals a new chapter in South Asian geopolitics and could redefine regional fault lines, necessitating India to recalibrate its strategic calculus. इसमें खौफ ये है असल में कि ये जो ढाका का एक मिलिट्री कद काठ बढ़ रहा है, यूरो फाइटर टाइफोन भी ले रहे हैं और J-10C और तरह तरह के फाइटर जेट्स ले रहे हैं, एयर डिफेंस सिस्टम्स ले रहे हैं, ड्रोन्स ले रहे हैं, नेवी को स्ट्रांग करने की बातें कर रहे हैं। तो ये एक साइजेबल मिलिट्री फोर्स हमारे बैकयार्ड में क्रिएट हो रही है, जो कि वो समझ रहे हैं कि हमारे इंटरेस्ट में बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि मिलिटरली पावरफुल बांग्लादेश जो है वो कहाँ सुनेगा इनकी बात। मतलब मिलिटरली अगर आप पावरफुल होते हैं तो आप किसी की नहीं सुनते। और बांग्लादेश सप्लाई लाइन के हवाले से इंडिया पे डिपेंडेंट नहीं है, उनके पास अपने पोर्ट्स हैं। स्ट्रेटेजिक हवालों से डिपेंडेंट नहीं है इंडिया के ऊपर किसी भी तरह से। एक वाहिद चीज जो कि इंडिया समझता रहा है हर दौर में, ये उनको बांग्लादेश के ऊपर एज देती है, वो मिलिट्री पावर है। वो समझते हैं 3 अतराफ से हमें और मिलिट्री बैलेंस हमारा और इनका बहुत ज्यादा वाइड है, तो इस हवाले से हम जो बोलेंगे बांग्लादेश वो ही करेगा। लेकिन वो मिलिट्री गैप इनको श्रिंक होता हुआ चूंकि महसूस हो रहा है रिवॉल्यूशन के बाद। और ऑन टॉप ऑफ दैट थोड़ी सी बांग्लादेश ने स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी अपनी एक्सरसाइज की है और अपने फॉरेन रिलेशंस के अंदर ऐसे प्लेयर्स को वो लेकर आ गए हैं जो कि पहले नहीं थे, सच एज पाकिस्तान और टर्की। अब ये दोनों वो मुल्क हैं जिनको ये पसंद नहीं करते इंडियंस। तो ये चीज इंडिया को ये महसूस करवा रही है कि फ्यूचर में एक ऐसा बांग्लादेश हमारे सामने खड़ा हुआ है जिसका स्ट्रेटेजिक पार्टनर पाकिस्तान है, जिसका स्ट्रेटेजिक पार्टनर चाइना है, जिसका स्ट्रेटेजिक पार्टनर टर्की है। और ये बांग्लादेश फिर हमारे लिए थ्रेट पोज कर सकता है। लिहाजा ये जो फ्यूचर के बड़े बड़े मुआहदे बांग्लादेश ने किए हुए हैं, डिफेंस के मुआहदे चाइना से, पाकिस्तान से, टर्की से, इन डिलीवरीज से पहले मुमकिन है कि कोई लिमिटेड स्केल की कोई कार्रवाई इंडिया बांग्लादेश के अगेंस्ट करे। और ये मैं ऐसे हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, आपने देखा है कई सारे इनके एक्सपर्ट्स धमकियां दे चुके हैं। आज भी मैंने आपको त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर का ये बयान दिखाया जो कि टेलीग्राफ में छपा था। 1971 वॉर आर्मी बटालियन डिप्लॉयड इन त्रिपुरा अमिड अनरेस्ट इन बांग्लादेश, CM मानिक साहा।
इसमें देखें उसने एक बात कही जो कि पिछले एपिसोड में भी मैंने शेयर किया आपके साथ. People are saying there is no army along the international border. Nowadays, physical presence is not required to fight a battle. One click is enough to destroy the enemies as demonstrated during Operation Sindoor. ये कहने की क्या जरूरत थी? ये वहां तक कैसे पहुंचे? इस कंक्लूजन तक कैसे पहुंचे कि इनको क्लिक करने पड़ेंगे, बटन दबाने पड़ेंगे? ऑब्वियसली इशारा इनका मिसाइल और ड्रोन्स की तरफ है, उनको ही बटन दबा के लॉन्च किया जाता है. तो ये क्यों कह रहे हैं? कहलवाया जा रहा है. बेसिकली खुद नहीं कह रहा है, कहलवाया जा रहा है. और जो डिजाइन्स हैं वो यही हैं, ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो यही हैं कि ढाका की जो डिफेंस की रीअलाइनमेंट्स हैं उनको समहाउ स्टॉप किया जाए. अगर ये स्टॉप नहीं होते तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि ये कोई एडवेंचर करने का फ्यूचर में सोच सकते हैं. अगर आप ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन का ये जो मैंने आपके साथ रिपोर्ट एक शेयर की इनकी, इसको मजीद पढ़ेंगे तो इसमें वो लिख रहे हैं कि ओवर द पास्ट फ्यू मंथ्स there have been several defense exchanges between Pakistan and Bangladesh, signaling a thaw in bilateral ties. In January alone, two notable interactions took place between the defense personnel of both countries. The first meeting took place in two parts. On 14 January, a Bangladeshi military delegation led by the Principal Staff Officer of the Bangladesh Armed Forces Division, Lieutenant General S.M. Kamrul Hassan, met General Syed Asim Munir, Pakistan's Chief of Army Staff, and General Sahir Shamshad Mirza, Chairman of the Joint Chiefs of Staff Committee at the Pakistani General Headquarters in Rawalpindi. The next day, Lieutenant General Hassan met Air Chief Marshal Zahir Ahmad Babar Sidhu, Chief of the Pakistan Air Force, at Air Headquarters in Islamabad. Both sides discussed regional security dynamics, the scope of joint military exercises, training programs, and defense trade. Look at this. अब ये वो चीज है असल में जो कि इंडिया नहीं चाहता. नंबर 1, बांग्लादेश का ग्रोइंग मिलिट्री इन्फ्लुएंस या उनकी ग्रोइंग मिलिट्री पावर, यानी वो चाहते हैं कि फोर्सेस गोल 2030 हमारा कि 2030 तक मॉडर्न मिलिट्री हो हमारे पास, एक वर्ल्ड क्लास मिलिट्री. ये उनका ऑब्जेक्टिव है. अब अगर वर्ल्ड क्लास मिलिट्री उनकी बन जाती है तो इनका क्या होगा? ये जो धौन धमकी देकर तो दबाते रहे हैं इतने अरसे से लेके, यानी हसीना साहिबा के दौर में 2009 में डिजाइन होता है फोर्सेस गोल 2030 और 2024 तक आते आते कोई हार्डली 10% भी काम नहीं हुआ उसके ऊपर. तो ये 14-15 सालों में इन्होंने 10% भी काम नहीं किया अगर, तो अगले 50 सालों में भी यही सूरत हाल रहती, कोई मॉडर्नाइजेशन नहीं होनी थी. तो एक तो मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन, और दूसरा बांग्लादेश के मिलिट्री के जो पार्टनर्स हैं नए वाले, वो इनको पसंद नहीं है ना. अब क्वेश्चन यकीनन आपके जहन में ये आ रहा होगा कि क्या ये जो कोशिशें कर रहे हैं सारी इनको मिलिटरली रोकने के लिए, क्या इसमें इनको कामयाबी मिलेगी? क्या पाकिस्तान की तरफ से या टर्की की तरफ से या चाइना की तरफ से बांग्लादेश से अपने डिफेंस के ताल्लुकात वो डाउनग्रेड करेंगे? द आंसर इज नो. पाकिस्तान तो बिल्कुल नहीं करने जा रहा. अभी हाल ही में आपने देखा चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी आया हुआ था पाकिस्तान का, अभी 2-4 हफ्ते पहले. द नेशन ने रिपोर्ट किया पाकिस्तान बांग्लादेश वोट टू स्ट्रेंथन डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन. ड्यूरिंग द मीटिंग, ये बांग्लादेश पहुंचे हुए थे पाकिस्तान के चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, तो उसके लिए लिख रहे हैं ड्यूरिंग द मीटिंग बोथ साइड्स हेल्ड इन डेप्थ डिस्कशंस on the evolving regional and global security environment as well as issues of mutual strategic interest. General Mirza reaffirmed Pakistan's deep appreciation of its long-standing fraternal ties with Bangladesh, emphasizing the shared resolve to strengthen cooperation on the basis of sovereignty, equality, mutual trust and respect. तो ये होने नहीं जा रहा. तो इसको रोकने के लिए फिर मुमकिन है बांग्लादेश को दबाव में लाने के लिए कोई लिमिटेड क्लैशेस अगले साल होने वाले बंगाल इलेक्शन से पहले छेड़ दिए जाएं. 2 ऑब्जेक्टिव्स होंगे इसके. नरेंद्र मोदी को पॉलिटिकली बेनिफिट मिलेगा इसका वेस्ट बंगाल इलेक्शंस के अंदर, और दूसरा ऑब्जेक्टिव इसका ये होगा कि ये बांग्लादेश के ऊपर एक प्रेशर डाल सकते हैं कि अपनी पॉलिसीज रिवर्स करो बाय फोर्स. अब तक तो डिप्लोमेटिक हवालों से हम देख रहे हैं ना, प्रेशर डाल के देख लिया इन्होंने, कुछ भी नहीं हुआ. तो ये बाय फोर्स कोई ऐसी हरकत कर सकते हैं बांग्लादेश को प्रेशराइज करने के लिए कि अपनी फॉरेन पॉलिसी और मिलिट्री पॉलिसी को रोल बैक करें, जो कि उन्होंने हसीना की जाने के बाद अडॉप्ट की हुई है. तो थ्रेट है एक सिग्निफिकेंट लेवल का. अगर आप इंडिया और बांग्लादेश के ताल्लुकात को देखें तो डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल हवालों से ये दोनों के जो ताल्लुकात हैं डेड हैं, मिलिट्री हवालों से नहीं है अभी तक. लेकिन वो जो प्रोग्राम के शुरू में मैंने बात की कि जो पॉलिटिकल क्राइसिस हैं
वो मिलिट्री क्राइसिस में कन्वर्ट हो भी सकते हैं। इसकी वजह यह है असल में कि इंडिया की मिलिट्री एक पॉलिटिसाइज्ड मिलिट्री है जो कि बीजेपी के इशारों पे काम करती रही है, और पाकिस्तान के अगेंस्ट उनके पिछले 3-4 जो उनके जो क्लैशेस छिड़े हुए हैं 3-4 सालों के अंदर, वो इस बात की गवाही देते हैं बेसिकली कि ये एक सियासी फौज है जो कि सियासी इशारों पे चल रही होती है, और ये फिर अपना काम दिखा सकते हैं वेस्ट बंगाल इलेक्शन से पहले।